संविधान की उद्देशिका कहती है, प्रियम्बुल, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, अब आगे ध्यान दीजिएगा, उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने की बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारा प्रियम्बुल कहता है। अब इसमें जितनी महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, अवसर की समानता, अवसर की समता, ये जितनी चीज़ें हैं वो दरअसल एक मुकम्मल डेटा, आंकड़े, ठोस तथ्यों, इनके बगैर संभव ही नहीं है। ये बहुत बुनियादी बात है। लेकिन जब हम देश आज़ाद हुआ तो जनगणना में जो कास्ट का पहलू है वो गायब कर दिया गया। सरकार ने तय किया कि कास्ट की गिनती नहीं की जाएगी क्योंकि हम एक कास्टलेस सोसाइटी बनाएंगे। तो कास्टलेस सोसाइटी कैसे बनेगी? आप कहते हैं क्लासलेस बनाएंगे, कास्टलेस बनाएंगे, तो कास्ट और क्लास के बगैर सोसाइटी, इनके आंकड़ों को जाने बगैर, उनको इम्पावर किए बगैर, उनके बीच जो असमानता है दूसरे वर्गों से, उसको खत्म किए बगैर आप कैसे बना सकते हैं? आप कैसे वैसा समाज बना सकते हैं? ये सोचा नहीं गया। अब आप सोचिए कि पिछड़ों के लिए एक आयोग बना, उस आयोग का नाम था काका कालेलकर आयोग। वो क्यों बना, उसकी भी बड़ी कहानी है। कहानी ये है, मैं शुरू का इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये समझने की ज़रूरत है कि क्यों हम बीजेपी की जो मौजूदा सरकार, हम सिर्फ उसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं जो अभी आगे अपने भाषण में मैं करूंगा। मैं कांग्रेस रिजीम के दौरान जो गलतियां हुई उनको भी बैकग्राउंड के तौर पे आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। वो क्यों ऐसा हुआ कि काका कालेलकर आयोग बना, जिसने आरक्षण के पूरे प्रयासों पर, एफर्मेटिव एक्शन पर पूरा रायता फैला दिया, वो अलग कहानी है। लेकिन हुआ ये था कि जब हमारी संविधान सभा बैठी थी तो उस वक्त आप जानते हैं कि उसके पहले, बहुत अरसा पहले, पुणे पैक्ट का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। पूना पैक्ट, जो महात्मा गांधी की जो येरवड़ा जेल में अनशन थी, उसके कारण डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपनी अलग निर्वाचक मंडल की डिमांड को छोड़ना पड़ा था। एक तरह से गांधी जी की जान बचाने के लिए अंबेडकर को ऐसा करना पड़ा, क्योंकि वो कह रहे थे कि हम उठेंगे नहीं जब तक कि आप ये न करो। तो अंत में ये तय हुआ कि SC ST को रिजर्वेशन मिलेगा, सामाजिक और शैक्षिक आधार पर जो पिछड़ापन है उसके आधार पर उनको नौकरियों में भी आरक्षण मिलेगा और उनको मिलेगा राजनीतिक आरक्षण भी। तो राजनीतिक आरक्षण का एक समय तय किया गया था, 10 वर्ष। लेकिन नौकरियों में आरक्षण को लेकर कोई समय नहीं तय किया गया, और ये तय किया गया था कि ये समय समय पर हर 10 साल के बाद रिव्यू होता रहेगा, ये जो राजनीतिक आरक्षण है। लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े मीडिया के संपादक अक्सर कहते पाए जाते हैं, टेलीविज़न पर और अखबारों में लिखते भी पाए जाते हैं कि भारत में नौकरियों का जो आरक्षण है वो तो केवल 10 वर्ष के लिए किया गया था। अब इतनी मूर्खतापूर्ण बात इस देश का मीडिया, खासकर इसके बड़े संपादक, बड़े लेखक, बड़े बुद्धिजीवी भी करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। नौकरियों का आरक्षण के लिए कोई तिथि, कोई समय, कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। तो ये जब हुआ था तो SC ST के लिए केवल हुआ, लेकिन उसमें संविधान में आर्टिकल 340 भी जोड़ी गई और उसमें BR अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान था, दूसरे और कई लोगों का था। लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 340 आर्टिकल को, जो उसके वजूद में लाने में सबसे अहम भूमिका अदा की, उसमें जो SC ST के अलावा जो समाज के अन्य पिछड़े वर्ग थे उनको एफर्मेटिव एक्शन के दायरे में लाने के लिए किया।
ताकि उनको आरक्षण मिल सके। उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी समाज में, लेकिन हिस्सेदारी उनकी बिल्कुल नहीं थी, शासन प्रशासन राजनीति या कहीं भी। तो जब ये काम नहीं हुआ और कानून मंत्री रहते हुए लगातार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ये बात कहते रहे, फिर भी नहीं हुआ, तब उन्होंने कई अन्य मुद्दों के साथ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने नेहरू सरकार के कानून मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। और उनका त्यागपत्र 10-12 पेज का है, बहुत लंबा है, लेकिन आप लोगों को मिल जाएगा। आप आर्काइव्स में देखिए या गूगल में भी आजकल तो मिल जाती हैं सारी चीज़ें। तो उसमें बी.आर. अम्बेडकर ने 3 बड़े मुद्दे उठाए थे। बहुत सारे लोग समझते हैं कि केवल हिंदू कोड बिल के नाम पर बी.आर. अम्बेडकर ने इस्तीफा दिया था, ऐसा नहीं है। हिंदू कोड बिल वन ऑफ देम, तीनों में एक बहुत महत्वपूर्ण वो भी था। दूसरा जो मुद्दा था, वैदेशिक नीति जो सरकार की थी, उस पर उनको डिसएग्रीमेंट था, और यहां तक कि इंडो पाकिस्तान रिलेशंस और कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में भी उनकी असहमतियां थी, इस पर उन्होंने दिया। तीसरा जो मुद्दा था जिसको इग्नोर कर दिया जाता है, और मैंने देखा कि बहुत सारे जो अम्बेडकरवादी चिंतक हैं वो भी इसको भुला देते हैं, कि उन्होंने कहा कि आपने वादा किया है संविधान में कि आप अन्य पिछड़े वर्गों को उस समय जो शब्द यूज किया जाता था पिछड़े वर्ग या डिप्राइव्ड सेक्शन जो अन्य हैं, यानी अपार्ट फ्रॉम SC ST, उनके लिए आप आरक्षण की व्यवस्था करेंगे। आज तक आपने नहीं किया। तो ये प्रेशर था जिसकी वजह से काका कालेलकर आयोग गठित किया फिर नेहरू जी की सरकार ने। ये जो अंबेडकर साहब का इस्तीफा था, उस इस्तीफे के कारण बहुत कुछ हुआ, क्योंकि वो अलग हो गए। तो काका कालेलकर आयोग की जो गठन है नेहरू सरकार ने, मुझे जो मालूम है कि वो एक राजनीतिक दबाव में किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा उस पर कंट्रोवर्सी समाज में उठ रही थी। ओबीसी के लोग बहुत प्रबुद्ध नहीं थे, ओबीसी के लोगों के पास अम्बेडकर जैसा कोई बड़ा नेता नहीं था। सच्चाई ये है, एक SC समाज से आने वाले अम्बेडकर ने अपने पूरे के पूरे मुहिम में सभी वर्गों को लिया, SC ST को भी लिया और ओबीसी को भी लिया, बल्कि उन्होंने संपूर्ण समाज को लिया। लेकिन ओबीसी कम्युनिटी अपने आप कोई ऐसी कम्युनिटी उस समय तक इवॉल्व नहीं हो पाई थी, और आज भी नहीं है। सच्चाई है, वो जातियों में अभी भी उलझी हुई है कि वो इस मुद्दे को उठाते, लेकिन अम्बेडकर ने उठाया और तब जाकर काका कालेलकर आयोग बना। ये इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। लेकिन इतना खराब वो आयोग बना, और उसमें पिछड़े वर्गों की नुमाइंदगी बिल्कुल नहीं थी। बिल्कुल अजीब अजीब तरह के लोग उसमें थे। इक्का दुक्का हो तो मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है, आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादातर सभी लोग एक ही तरह के थे। बहुत ही खराब रिपोर्ट थी। उसके आधार पर एफर्मेटिव एक्शन इंट्रोड्यूस ही नहीं किया जा सकता था ओबीसी को, और वो इररिलेवेंट हो गया। तब जाकर वर्षों बाद बीपी मंडल आयोग बना, और बीपी मंडल आयोग जब बना, आपको याद होगा, ये मोरारजी देसाई की सरकार ने इसको गठित किया, और उसमें बहुत सारे आपके राज्य के, अन्य राज्यों के भी बहुत सारे पिछड़े वर्ग के नेता सक्रिय थे। बीपी मंडल आयोग की जो रिपोर्ट है, अगर आप उसको देखिए तो उसका शुरुआती जो हिस्सा है उसमें एक ज्ञापन है भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति को, जब उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की। और वो सबमिशन जो उन्होंने किया, तो उसमें जातिवार जनगणना की जरूरत पर बल दिया, और उन्होंने ये कहा, और ये एक सरकारी कमीशन था, भारत सरकार का कमीशन था, बीपी मंडल आयोग ने कहा कि जातिवार जनगणना न कराने से हमारे पास डेटा नहीं रहा है, हमें बहुत मुश्किलें आई इस रिपोर्ट को बनाने में। बाद के दिनों में उन्होंने कई इंटरव्यूज दिए, बहुत कम लोगों ने अखबार के इंटरव्यू लिए, लेकिन फिर भी कुछ एक लोगों ने लिए, और अंग्रेजी में कुछ एक मैंने देखे हैं आर्काइव्स में और पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में भी। उसमें बीपी मंडल ने एक इंटरव्यू में ये तक कहा कि अगर मैं यूनिवर्सिटीज और बड़े संस्थानों के विद्वानों को जोड़ नहीं पाता इस रिपोर्ट को लिखने के लिए, तो मैं ये रिपोर्ट लिख ही नहीं सकता था। सरकारी डॉक्यूमेंट के आधार पर यह रिपोर्ट कंप्लीट नहीं की जा सकती थी। यूनिवर्सिटीज और संस्थानों के रिसर्च करने वाले लोगों, रिसर्च स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स, इंटेलेक्चुअल्स, उनके कारण वो रिपोर्ट लिखी जा सकी, क्योंकि डेटा ही नहीं था जातियों का। तो हम क्या करते?
अब आप सोचिए, जिस रिपोर्ट ने भारत में सामाजिक न्याय के क्षेत्र में एक क्रांति कर दी, बीपी मंडल आयोग की रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को लिखने में डेटा की कमी का कितना बड़ा अभाव था, कुछ था ही नहीं। तो 1931 की जनगणना के आधार पर उन्होंने असेसमेंट किया कि 52% के आसपास ओबीसी होंगे, और वो भी जो तत्कालीन विद्वान इंटेलेक्चुअल जिनके संपर्क में बीपी मंडल साहब थे, उनके फीडबैक को मिलाकर उन्होंने ये असेसमेंट किया कि 52% करीब करीब होने चाहिए। लेकिन 52% रिजर्वेशन वो क्यों नहीं दे पाए? वो चाहते थे कि 52% रिजर्वेशन ओबीसी का हो। सच्चाई यह है, इसलिए कि कोर्ट उस वक्त भी, इंदिरा साहनी का फैसला भी नहीं आया था, ये बहुत पहले का फैसला, उस समय भी ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और कई हाई कोर्ट्स की तरफ से बंदिशें थी कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं जाना चाहिए। तो इस जुडिशियल जो वर्डिक्ट्स थी अलग अलग क्षेत्रों की, उनके आधार पर उन्होंने अपने को सेल्फ सेंसर किया या अपने को सेल्फ कंट्रोल किया एक तरह से, और उन्होंने 27% रिजर्वेशन को सजेस्ट किया। दिस इज ए फैक्ट, न चाहते हुए भी, क्योंकि जब आबादी 52% है तो आप 27% क्यों दे रहे हैं? तो इसका उन्होंने जिक्र किया है। अगर आप उनकी पूरी रिपोर्ट पढ़ें, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उपलब्ध है। और जब वो रिजर्वेशन की बात सामने आई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एलिब्रेट भी किया है अपने उस इंटरव्यू में कि हमने सोचा कि अगर हम 40, 45 या 52% लिखते हैं तो हो सकता है कि ओबीसी का रिजर्वेशन 0% हो जाए, यानी कोर्ट खारिज कर दे और फिर कोई सरकार उसको कैरी फॉरवर्ड आगे ना करे। लिहाजा हमने मजबूरी में 27% रखा कि चलो 27% तो पहले मिलने दो। ये है बीपी मंडल की पूरी रिपोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू जो अनरिटन है, लेकिन जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है कई बार कई इंटरव्यूज में, और उनकी रिपोर्ट में भी कुछ जगह इसका मेंशन है। खासकर 27% उन्होंने क्यों किया, ये मेंशन किया है अपने पूरे असेसमेंट में। तो उनके पास भी आंकड़ा नहीं था, आज भी आंकड़ा नहीं है। इस देश में ईडब्ल्यूएस का आया 2019 में कानून, जिसे मौजूदा सत्ताधारियों ने पारित करा लिया, और उसमें पिछड़े वर्ग के उनके सांसद जो है वो भी सहभागी थे। ये मामला चैलेंज किया गया कोर्ट में, और मैंने वो याचिका देखी है जो चैलेंज किया गया था। उस याचिका में बाकायदा दर्ज किया है याचिकाकर्ताओं ने कि डेटा के बगैर आप ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन दे कैसे सकते हैं। तो आप ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन बगैर किसी डेटा के दे रहे हैं, बगैर किसी आंकड़े के दे रहे हैं। इस आधार पर इसको हरगिज नहीं दिया जाना चाहिए था, लेकिन आपने दिया। जबकि मंडल आयोग ने बाकायदे डेटा कुछ इकट्ठा करके तब अपर कास्ट की कुछ जातियों को आरक्षण दिया था। आप लोगों को मालूम होगा कि मंडल आयोग में कई स्थानों पर कई रीजनल बैकवर्डनेस जिन इलाकों में है, वहां पर राजपूत और ब्राह्मण समाज के लोगों को भी ओबीसी का आरक्षण प्राप्त है। ये मालूम है ना आप लोगों को? मंडल आयोग सिर्फ ओबीसी के लिए नहीं है, अपर कास्ट के भी पिछड़े लोगों को उसमें शामिल किया है कई जगहों पर। और आज भी उत्तराखंड के जौनसार बाबर इलाके में जाइए तो आप पाएंगे कि अपर कास्ट के लोग ओबीसी में रिजर्वेशन पा रहे हैं। और भी कई इलाके हैं, हो सकता है आपके बिहार में भी कुछ इलाके हों, ये भी अद्भुत बात है। तो इतना जुडिशियस थे बीपी मंडल और उनकी पूरी टीम थी कि जहां जरूरत थी वहां उन्होंने किया उनका कि भाई ये बैकवर्ड हैं, सामाजिक रूप से भी बैकवर्ड हैं और शैक्षिक रूप से भी बैकवर्ड हैं, क्योंकि आरक्षण का आधार हमारे संविधान ने आर्थिक आरक्षण तय ही नहीं किया, सामाजिक और शैक्षिक तय किया। तो लेकिन ईडब्ल्यूएस सिर्फ आर्थिक आधार पर आपने तय किया है और वो आपके पास डेटा नहीं है, तो पूरी तरह गैर कानूनी और असंवैधानिक है। लेकिन इस सरकारी फैसले को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक करार दिया। कितना ये आश्चर्यजनक है कि देश की सबसे बड़ी अदालत तथ्यहीन, डेटा विहीन एक सरकारी फैसले को 2019 के चुनाव से ऐन पहले जो किया गया था ईडब्ल्यूएस आरक्षण, और उसके पहले आपको याद होगा 4 साल पहले इसी बिहार में आकर मोहन भागवत जी ने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा की जानी चाहिए। तो बिहार की जनता ने तो उनको जवाब 2015 के चुनाव में दे दिया, लेकिन इसका
जो रिएक्शन हुआ कि उनकी पार्टी माने बीजेपी ने 2019 में ईडब्ल्यूएस लाया था कि अपर कास्ट मोबिलाइजेशन किया जा सके और कांग्रेस की तरफ जो अपर कास्ट का एक सेक्शन आ रहा था उसको रोका जा सके, और इसका उनको फायदा मिला। और 2019 में उनको वाकई उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बहुत अच्छी सीटें मिली। अपर कास्ट मोबिलाइजेशन प्लस अन्य ओबीसी जातियों का जो समर्थन था, जो जिसके पीछे राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का विवाद, टेम्पल बनाना है वगैरह वगैरह बहुत सारे इशू थे। तो मेरा ये कहना है कि ईडब्ल्यूएस पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था बिना किसी कारण, बिना किसी आधार, बिना किसी डेटा के था। ऐसी स्थिति में आज की तारीख में अगर आप डेटा नहीं जानते, नहीं उपलब्ध कराते, तो ये भारत के विकास में बहुत बड़ी बाधा है।